नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वर्ग 2 हिंदी पेडागोजी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज, जो हिंदी पेडागोजी में पूछे गए हैं वर्ग 2 में, जिनकी हिंदी भाषा थी, उनके जो पेपर में 60 नंबर की हिंदी पूछी गई थी, उसमें से 15 नंबर के जो है वो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चनों के आधार पर हम अपनी वर्ग 3 की तैयारी को आगे रख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं जो हैं वो पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखिए अंत तक, सभी प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है केवल परिशुद्धता, केवल रोचकता और प्रासंगिकता। तो आपको पता है जो शिक्षण सामग्री है उसका गुण परिशुद्धता लाना है शिक्षण में, और रोचकता और प्रासंगिकता लाना भी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उपरोक्त सभी। जो शिक्षण सहायक सामग्री के गुण हैं परिशुद्धता, रोचकता और प्रासंगिकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। रूपरेखा अनुकरण विधि है। जो रूपरेखा अनुकरण विधि है वो कौन सी विधि है? लेखन कौशल की है, श्रवण कौशल की है, वाचन कौशल की है, या पठन कौशल की है, या कह सकते हैं पढ़ने के कौशल की है। तो रूपरेखा अनुकरण विधि क्या होती है पहले आपको बता देते हैं। शिक्षक क्या करता है, डॉट डॉट लगा देता है। आपने पहली और दूसरी की कक्षा में कुछ किताबें देखी भी होंगी, ऐसे डॉट डॉट लगे होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ डिस्प्ले पर हम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो छात्र क्या करते हैं, इन डॉट को मिला करके कोई अक्षर बनाना सीखते हैं इस प्रकार से। तो ये होती है रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा का अनुकरण करके और उसमें चित्र या अक्षर बनाना सीखता है। तो ये किसकी विधि है? तो जी हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रूपरेखा अनुकरण विधि है वो है लेखन कौशल की विधि। किसकी? लेखन कौशल की। टीचर ने डॉट बना दिए, या किताबों पहली और दूसरी की किताबें बने आते हैं इस प्रकार के डॉट, तो उनका अनुकरण करके जो लिखना सीखता है वो कहलाती है रूपरेखा अनुकरण विधि। तो ये किसकी है? लेखन कौशल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम पट्ट को साफ करने की सही प्रक्रिया है। श्याम पट्ट को जो साफ करने की सही प्रक्रिया कौन सी है? तो ये श्याम पट्ट कौशल से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो आप श्याम पट्ट कौशल जरूर पढ़ लीजिएगा। और जिसको मालूम हो वो बताना कि जो श्याम पट्ट पर जब हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जब लिखते हैं तो हमारे हाथ का और श्याम पट्ट के बीच कोण कितना होना चाहिए। कोण जो है आपको कमेंट करके बताना है नीचे वीडियो के। तो श्याम पट्ट को जो साफ करने का सही तरीका होता है वो कौन सा होना चाहिए? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, या दाएं से बाएं की ओर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिस प्रकार से आप किस साइड से लिखते हैं, तो आप लिखते हैं किस साइड से? बाएं से आप लिखते हैं दाएं की ओर। तो आपको बोर्ड साफ करना है बाएं से दाएं की ओर। जिस प्रकार से आप लिखते हैं उसी प्रकार से साफ करना है। ये है श्याम पट्ट कौशल के अंतर्गत जो पूछा गया प्रश्न था। तो आपको किस प्रकार से साफ करना है? बाएं से दाएं की ओर। इसको याद रखने के लिए जिस प्रकार से आप लिखते हैं उसी प्रकार से आपको मिटाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो काफ़ी लोगों से बन भी गया होगा और काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, या कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में। डिसलेक्सिया का लक्षण है। डिसलेक्सिया आप जानते हैं किसका है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई का, वर्तनी दोष में पीड़ित होना, और केवल एकाग्रता में कठिनाई होना। तो जो यहाँ पर केवल शब्द दिया गया है ये समीपता बिल्कुल संकीर्ण उत्तर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जो पता है कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई यानी पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है, वर्तनी दोष में भी कठिनाई होती है, और एकाग्रता में भी कठिनाई होती है। तो ये है अधिगम अक्षमता से पूछा गया है कि डिसलेक्सिया किसका लक्षण है। तो डिसलेक्सिया आपका वर्णमाला अधिगम, वर्तनी दोष और एकाग्रता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उपरोक्त सभी। और डिसलेक्सिया को अगर याद करना है कि पठन संबंधी दोष है जो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से, तो यहाँ पर देखना एक क्या है, लक्ष्य। क्या लिखा है ये? लक्ष्य। लक्ष्य को बच्चा क्या पढ़ता है? लुक्स। क्या पढ़ता है? लुक्स। वो लक्ष्य को पढ़ता है लुक्स। तो यहाँ पर जो है वो क्या पढ़ रहा है? गलत पढ़ रहा है। तो पठन संबंधी जो अक्षमता है वो डिसलेक्सिया है। तो लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, पठन संबंधी अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है? श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है? कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, आयोगात्मक भाषा, संयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट भाषा, सरल भाषा, मधुर भाषा, या कर्कश भाषा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो
पूछ रहा है कि श्रवण के आधार पर आप जो भाषा सुनते हैं उसके आधार पर भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं। कृत्रिम भाषा मतलब आपकी द्वारा बनाई गई भाषा या सहज भाषा, अयोगात्मक, संयोगात्मक, क्लिष्ट, सरल या मधुर या कर्कश। तो जो आप भाषा सुनते हैं वो दो प्रकार की सुनते हैं, एक मधुर भाषा, दूसरी कर्कश भाषा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुर भाषा, कर्कश भाषा। जो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिए गए हैं पेपर से आपके, तो वहीं पे इसके करेक्ट आंसर नीचे दिया गया है, मधुर भाषा, कर्कश भाषा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, किसके द्वारा होता है लिखने के नियमों का ज्ञान। व्याकरण के द्वारा, बोलने के द्वारा, हाथ के द्वारा या भावनाओं के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर है कई लोगों को मालूम भी होगा कि लिखने के जो नियमों का ज्ञान होता है वो होता है हमें किसके द्वारा, व्याकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है व्याकरण के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये रहा, आपको क्लियर दिखने लगा होगा। सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्ग के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न को समझना, सीखने के लिए जो बातचीत है वो किन आयु वर्ग के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था के लिए, सभी आयु वर्ग के लिए, बाल्यावस्था के लिए या शैशवावस्था के लिए। तो यहाँ पर जो सीखने के लिए जो है आपका बातचीत सभी आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में भी बच्चे एक दूसरे से बात करके सीखते हैं, बाल्यावस्था में भी सीखते हैं और शैशवावस्था में भी बच्चे माता पिता से बात करके सीखते हैं। तो सीखने के लिए बातचीत जो है वो सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक होती है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी आयु वर्ग के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से पेपर में सीक्वेंस से पूछे गए हैं उसी प्रकार से हैं। यहाँ पर डायरेक्ट 26, 27 दोनों में पूछे गए थे। तो भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा। तो बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे इसमें, आपको पता है भारत में हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, वाचन कौशल का उद्देश्य है। वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है। केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तीनों जगह केवल दिया गया है और केवल आपके उत्तर को क्या कर देता है, संकीर्ण कर देता है। तो जल्दी से बताइए वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, तो वाचन कौशल का उद्देश्य का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पहले भी बता चुके हैं कि केवल आपके उत्तर को संकीर्ण कर देता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 1। जो वाचन कौशल का उद्देश्य है कि व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, बालकों में उच्चारण का शुद्ध करना और विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30 के बाद यहाँ पर 31 में भी पूछा गया था पेडागोजी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, इनमें से कोई नहीं, आस्था को, कर्तव्यों को या विचारों को। तो यहाँ पर भी बिल्कुल समय न लेंगे और आपको पता है भाषा वह साधन है या भाषा विचारों को व्यक्त करने का साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31 के बाद 32 में भी पेडागोजी का प्रश्न था, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर है, निरंतर चलती रहती है, निश्चित अवधि तक चलती है या फिर स्थिर है। चलिए बताइए क्या सही होगा। जी हाँ, तो भाषा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी निरंतर चलती रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न था वो थोड़ा सा बड़ा था, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, वैसे मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने के लिए यदि शिक्षक मोर, चीता और कमल आदि के बारे में बताता है तो वह शिक्षण विधि कौन सी शिक्षण विधि को अपनाता है। कक्षा में राष्ट्रीय चिन्हों को पढ़ाना है तो वो नाम लेता है मोर का, चीता का और किसका, कमल का। तो वह कौन सी विधि अपना रहा है। तो विद्यार्थियों को मोर के बारे में भी मालूम है, चीता के बारे में मालूम है और कमल के बारे में भी उनने सुन रखा है। तो विद्यार्थियों को वो कहाँ ले जा रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में नहीं मालूम लेकिन वो मोर, चीता और कमल जानते हैं। तो विद्यार्थियों को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, तो विद्यार्थियों को शिक्षक ले जा रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, सुन्ना भाषा विकास का निम्न चरण है। सुन्ना जो कौशल है वो किस चरण में आता है? द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में, तृतीय में या चतुर्थ में? तो आपको पता है कि सुन्ना जो कौशल है वो आपके किस चरण में आता है? प्रथम चरण में आता है। यहाँ पे याद रखना LSRW। लिसन यानी सुनना, स्पीक यानी बोलना, और रीड यानी पढ़ना, और राइट मीन्स लिखना। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर जो है आपका आ जाएगा पढ़ना, फिर लिखना। और एक आपको और बताना है कि जो अंत के 2 कौशल हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने जो है पढ़ने को लिखने से पहले बताया है कि पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, उसके बाद पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को सूक्ष्म रूप में दिखाया जाता है, छोटा करके दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है, या फिर धुंधला करके दिखाया जाता है? तो यहाँ पर आप जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो प्रोजेक्टर द्वारा जो आकृति है, इसमें आंसर दिया गया है आपका, जो आपका पेपर था उसमें आंसर दिया गया था धुंधला करके दिखाया जाता है। नहीं तो प्रोजेक्टर का मुख्य कार्य जो होता है वो पर्दे पर दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर से के द्वारा जो है वो आपको पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। तो इसमें जो आंसर दिया गया था वो धुंधला करके दिखाया जाता है। वैसे मुख्य आंसर इसका होगा पर्दे पर दिखाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। ऑप्शन है आपके पूर्ण अक्षर लिखना, समय सारणी बनाने में कठिनाई, अपठनीय हस्तलेखन, या कागज को बहुत पास से पकड़ना। तो गणितीय कौशल संबंधी विकार में क्या होता है? पूर्ण अक्षर लिखते हैं, या फिर समय सारणी बनाने में कठिनाई होती है, अपठनीय हस्तलेखन होता है, जो लिख देता है वो पढ़ नहीं पाता है, या कागज को बहुत पास से पकड़ता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। गणितीय कौशल संबंधी जो विकार है उसमें आपका आ जाएगा समय सारणी बनाने में कठिनाई। गणितीय कौशल संबंधी जो विकार है वो है समय सारणी बनाने में। हिंदी पेडागोजी पार्ट 1 के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि MP टेट या जिसको हम कह सकते हैं MS टेट या वर्ग 2 में जो हिंदी पेडागोजी पूछी गई थी 15 नंबर की, उसमें हम पिछले वीडियो में एक पेपर की 15 नंबर की पेडागोजी कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और 15 नंबर की पेडागोजी इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी में पेडागोजी पूछी जाती है। ये आपके MP टेट के लिए वर्ग 3 को महत्वपूर्ण रूप से कवर करेगा और रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को देखिए अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी जल्दी ही क्या करता है? जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना जो सीखता है वह उतनी जल्दी क्या करता है? पढ़ता है, लिखता है, हंसता है, या फिर सोचता है? चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, तो जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी जल्दी ही क्या करता है? सोचता है। जितनी जल्दी से वह सोचेगा और उसका जिस प्रकार से मानसिक विकास होगा उसी प्रकार से वो बोलना सीखता है और जल्दी बोलना सीखने लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ हैं। कौन सी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ हैं आपको बतानी हैं? उपरोक्त सभी, केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियाँ, केवल पठन से संबंधित चुनौतियाँ, केवल लेखन से संबंधित चुनौतियाँ। तो भाषा की जो चुनौतियाँ हैं वो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, क्योंकि व्याकरण से संबंधित भी होंगी, पठन से संबंधित भी होंगी और लेखन से संबंधित भी होंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आपको बताना है बिना खाली स्थान के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। प्रश्न को समझिएगा। बिना खाली स्थान के ज्ञान के संप्रेषण और साथ में क्या दिया गया है? लेखन का विकास संभव नहीं है। तो अनुवाद के द्वारा संप्रेषण हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता। तो अनुवाद को हम साइड में ले सकते हैं। ध्वनियों के द्वारा क्या हो सकता है? हमारा संप्रेषण हो सकता है, लेकिन ध्वनियों के द्वारा हमारा लेखन नहीं हो सकता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा व्याकरण के बिना। तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि। व्याकरण क्या करता है आपको मौखिक अभिव्यक्ति में? उपरोक्त सभी, केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, केवल स्वरों, आरोह अवरोह एवं बलाघातों को समझ सके। तो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की जो है क्या आवश्यकता है आपको बताना है। तो व्याकरण की जो आवश्यकता है वो है शुद्ध रूप को समझे और अभिव्यक्ति का विकास हो और आरोह अवरोह और बलाघात को समझे कि कहाँ पर कॉमा है, थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, अधिक रुकना है, या कौन सा प्रश्न वाक्य है या क्या है। तो उसके लिए भी आपको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो आपका कि मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भर नहीं है बल्कि, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमारी सोच को भी, हाँ पूरा प्रश्न आ गया। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को क्या करती है? कला, संप्रेषण, संस्कृति या फिर सुंदरता। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित कला का माध्यम भर नहीं है, संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, सुंदरता का या फिर संस्कृति का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारी भाषा जो संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संप्रेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा नियमों द्वारा खाली स्थान नियंत्रित, वही प्रश्न रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं? केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल समझना। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हो जाएगा पढ़ना भी है, लिखना भी है और समझना भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने आसान से प्रश्न पेडागोजी में पूछे गए थे वर्ग 2 में, लेकिन वर्ग 3 में इससे थोड़ी सी हाई लेवल के पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे क्योंकि पेपर की संख्या ज़्यादा है। उसमें पेपर हिंदी के पेपर मुश्किल से 4 बने थे और उनको पेडागोजी के केवल 60 प्रश्न ही बनाने पड़े थे, क्योंकि जिन लोगों की हिंदी भाषा थी उनके में पेडागोजी पूछी गई थी 60 नंबर वाले प्रश्न पत्र में, भाषा वाले प्रश्न पत्र में नहीं पूछी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? केवल अध्ययन अध्यापन का विकास, मानवीय संवेदना का विकास, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास या फिर अर्थ उपार्जन एवं यश प्राप्त करना। तो भाषा विकास का जो लक्ष्य है वो बताइए क्या होगा। तो भाषा जो शिक्षण का लक्ष्य है उसका लक्ष्य जो मुख्य लक्ष्य है वो है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। देखिए भाषा कौशलों से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको भाषा कौशल को जरूर तैयार रखना है। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। संचार, लेखन, श्रवण, वाचन। तो आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि भाषा कौशल के जो है वो 4 प्रकार हैं, LSRW, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर जो है वो क्या नहीं है? संचार नहीं है, भाषा कौशल का प्रकार नहीं है संचार। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आप बताइए किसने जो है वो पढ़ने से पहले लिखने को बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य मॉन्टेसरी ने पढ़ने से पहले लिखने को बताया है। और ऐसा क्यों किया है? तो उन्होंने कहा था कि पढ़ना एक मानसिक क्रिया है और जटिल प्रक्रिया है, और लिखना जो है एक शारीरिक प्रक्रिया है और आसान प्रक्रिया है। इस वजह से मॉन्टेसरी ने कहा कि जो पढ़ने से जो है आसान है लिखना। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा कौशल के कितने चरण हैं? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें टाइम नहीं लेंगे। भाषा कौशल के कितने चरण हैं? अभी बताए हैं, LSRW। आप ही बता सकते हैं कितने हैं? 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अधिगम से तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको या तो आप पेडागोजी का कह लें या फिर बाल विकास का कह लें, बाकी प्रश्न बहुत अच्छा है। अधिगम से तात्पर्य है सीखना, अर्जित करना, अनुकरण या रट कर विषय वस्तु को याद करना। जहाँ पर भी रट कर हो वो तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता। चलिए तो अब बताइए अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो
कई लोग कह रहे होंगे अर्जित करने से है और कई लोग कह रहे होंगे सीखने से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अधिगम से तात्पर्य है सीखने से। किससे? सीखने से। अर्जित करने से क्या है? भाषा अर्जन का संबंध जो होता है वो होता है अर्जन करने से। तो अधिगम से तात्पर्य यानी सीखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक प्रश्न देखिए, आपकी सहायक सामग्री से पूछा गया था, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा कि निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, तो यहाँ पर रेडियो श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य सामग्री है। मानचित्र, ग्लोब, ये दोनों दृश्य सामग्री हैं, इसको बस आप देख बच सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, कंप्यूटर दृश्य श्रव्य दोनों हैं। और मोबाइल और वीडियो गेम्स, तो यहाँ पर जो है दोनों दृश्य श्रव्य हैं। दोनों दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी हैं? मोबाइल और वीडियो गेम्स। लेकिन जो पठन सामग्री हैं या सहायक सामग्री में है उनमें मोबाइल और वीडियो गेम्स जो है वो इन्होंने नहीं माना है। इन्होंने माना है किसको? ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर को सही आंसर माना है। किसको? ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर को। किस आधार पर माना है? अब इसकी जानकारी तो उन्हीं को होगी, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो दृश्य सामग्री है और कंप्यूटर दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल और वीडियो गेम्स जो है सहायक सामग्रियों के अंतर्गत ना आते हों, इसलिए इन्होंने आंसर नंबर 3 को माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? सहायक सामग्री के जनक कौन है? जॉनसन है, मॉन्टेसरी है, पियाजे हैं या फिर फ्रॉवेल है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सहायक सामग्री का जो जनक माना जाता है वो फ्रॉवेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रॉवेल को माना जाता है सहायक सामग्री का जनक। और एक आपने एक विधि सुनी होगी, कौन सी विधि? खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। खेल विधि के जो जनक हैं वो कौन है? खेल विधि के जनक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। और जो खेल विधि का जो सबसे पहले विचारधारा दी थी वो किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी। लेकिन इनका प्रतिपादन या कार्य किसने किया है? प्रतिपादन किया है हेनरी कोल्डवेल कुक ने और विचारधारा दी थी फ्रॉवेल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? जो आप ग्राफ खींचे देखते हैं वो किसका उदाहरण है? आपको बताना है। केवल दृश्य श्रव्य सामग्री का सुनते हैं, दृश्य सामग्री का देखते हैं, दृश्य श्रव्य देख और सुन सकते हैं। तो जो ग्राफ है आपका वो केवल किसका आपका साधन है? तो आप ग्राफ को केवल क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। श्रव्य सामग्री में कौन आएगा? जैसे रेडियो हो गए और आपके लिंगुआ फोन हो गए, ये सब श्रव्य सामग्रियाँ हैं। और दृश्य श्रव्य जैसे टेलीविज़न हो गया आपका और अन्य कंप्यूटर भी हो गया, तो ये आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। लेकिन जो केवल दृश्य सामग्री है वो क्या है? ग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हिंदी तरभाषी जो छात्रों की मातृभाषा जानना शिक्षक के लिए, हिंदी तरभाषी छात्रों की मातृभाषा जानने शिक्षक के लिए कैसा है? आसान है, सामान्य है, चुनौतीपूर्ण है या फिर विशिष्ट है? तो हिंदी तरभाषी छात्रों की भाषा जानने के लिए शिक्षक के लिए क्या है? एक प्रकार की चुनौती है या फिर चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण है। हिंदी तरभाषी छात्रों की भाषा जानने के लिए शिक्षक को चुनौतीपूर्ण है। अंत तक चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। शिक्षण प्रक्रियायाम छात्रः भवति। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र होते हैं, कैसे होते हैं? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या फिर मूर्त चर? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था कि शिक्षण की जो प्रक्रिया में जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं? आश्रित चर होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित चर। और स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। और मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विवेकानंदस्य मते विद्यायाः मुख्य उद्देश्यं वर्तते। तो विवेकानंद के मत के अनुसार विद्या का मुख्य उद्देश्य है, विद्या का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मविकास, आत्मशिक्षा, शारीरिक विकास या फिर चरित्र विकास? तो विवेकानंद के मत के अनुसार विद्या का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? चरित्र विकास। ये वर्ग 2 में पूछे गए प्रश्न है, चरित्र विकास पेडागोजी का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है आपका, स्वयं अन्वेषण विधि नामांतरम वर्तते। यानी स्वयं अन्वेषण विधि का दूसरा नाम है या अपर नाम है।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो स्वयं अन्वेषण विधि का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि का अन्य नाम है खोज विधि। खोज विधि भी इसका अन्य नाम है। अगले प्रश्न की ओर चल लेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी इति पुस्तकम कैन लिखितम। तो ये जो कह सकते हैं हमारा जो CDP यानी बाल विकास से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर कई लोग जो थे यूट्यूबर, कई लोग ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें पुस्तकें नहीं पूछी गई हैं। तो एक और मैंने वीडियो बनाया था, उसमें विनय महोदय की पुस्तक पूछी गई थी और इसमें जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक पूछी गई है, जो किसकी है? थॉर्नडाइक महोदय की है। तो आप पुस्तकों को भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है 1 या 2 नंबर में किसी न किसी विषय में पूछ ले और आपके नंबर चले जाएँ। ये शुद्ध सरल प्रश्न होते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसकी है? थॉर्नडाइक की। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पावलोव महोदयेन शास्त्रीय अनुबन्धस्य प्रयोगः सर्वप्रथम परीक्षणं कस्मिन् कृतम्। जो पावलोव महोदय थे उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का परीक्षण सर्वप्रथम किस पर किया था? यहाँ पर आपको पता है कि किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। लेकिन कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सुनके, बिडाले, कपोते या फिर मूसके? चलिए बताइए। तो जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनके। क्या हो जाएगा? सुनके। सुनके मतलब होता है कुत्ता। सुनके मतलब होता है कुत्ता और बिडाले मतलब होता है एक जानवर होता है बिडाल, और कपोत मीन्स होता है कबूतर, मूसके मीन्स होता है चूहा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कक्षायां प्रवेश समय अध्यापकां स्वभावा भवेत्। कक्षा में प्रवेश के समय अध्यापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? विचारग्रस्त, प्रसन्न, दुखी या गंभीर? तो अगर आप गंभीर होकर कक्षा में प्रवेश करेंगे तो सही रहेगा, कि दुखी होकर, कि प्रसन्न होकर, या फिर विचारग्रस्त रहकर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में प्रवेश करते समय अध्यापक का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षायाः मुख्यांग वर्तते। शिक्षा का मुख्य अंग है शिक्षक, छात्र, पुस्तक या फिर विद्यालय? तो शिक्षा का जो मुख्य अंग है वो क्या है? शिक्षा का मुख्य अंग है छात्र। तो यहाँ पर कथन भी आपको सुनने को मिल जाता है कि शिक्षा छात्र के लिए बनी है, ना कि छात्र शिक्षा के लिए, है ना। तो शिक्षा जो है वो छात्र के लिए बनी है, इसलिए शिक्षा का मुख्य अंग छात्र है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। छात्रों को जो है वो बेसिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, यह किसने कहा है? राधाकृष्णन ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर विवेकानंद ने? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने कहा है कि बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बेसिक शिक्षा या इसी का नाम है वर्धा योजना। कब दी थी? 1937 में। इनको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? जाकिर हुसैन ने, है ना। चलिए, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे है अत्र बालकस्य स्थानं मुख्यम तथा शिक्षकस्य स्थानं गौणम वर्तते। जो एक विधि है उसमें जो स्थान है वो शिक्षक का स्थान जो है वो कैसा है? गौण है, और बालक का स्थान जो है वो मुख्य है। तो वह विधि कौन सी है? बालक मुख्य स्थान पर है और शिक्षक गौण स्थान पर है। तो आपको बताना है ये विधि कौन सी है? आदर्श विधि है, प्रकृतिवादी विधि है, यथार्थ विधि है या फिर प्रयोजन विधि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी विधि। प्रकृतिवादी विधि में आपका जो है वो बालक मुख्य स्थान पर और शिक्षक गौण स्थान पर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आपका शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम वर्तते। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ज्ञान प्रदानम, पाठ्यक्रम पूर्णम, ज्ञान प्रदान करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, वेतन प्राप्ति, वेतन प्राप्त करना, या फिर समय यापनम, या फिर समय का यापन करना, या फिर समय बिताना? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ज्ञान प्रदानम, ना कि पाठ्यक्रम पूरा करना, या वेतन प्रदान करना, या फिर समय यापन करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदानम। इसके बाद अगला प्रश्न है
विनय महोदय मूल देशः कहा। यह इस प्रश्न से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि जो सर्वाधिक प्रचलित जो मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास में, उनके हमें देशों को भी याद रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक विनय की पुस्तक पूछी गई थी पिछले वीडियो में, मैं हिंदी में बता चुका हूँ। हिंदी का वर्ग 2 का जिसने वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। उसमें पेडागोजी के प्रश्न में विनय की पुस्तक पूछी गई थी, और यहाँ पर विनय महोदय का जो है मूल देश पूछा जा रहा है कि विनय महोदय किस देश से थे। तो आपको बताना है किस देश से थे, रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर जर्मनी से। तो विनय महोदय जो थे मूल रूप से किस देश के थे? हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, वो थे फ्रांस से। किस देश से थे? फ्रांस से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विलियम वुंट महोदय अस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकः। विलियम वुंट जो हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन से सिद्धांत के? जीवन वृत्ति सिद्धांत के, अंतर्दर्शन विधि के, प्रयोगात्मक विधि के या फिर बहिर्दर्शन विधि के। तो विलियम वुंट जो हैं वो आपके प्रयोगात्मक विधि के जो हैं वो प्रवर्तक हैं। किस विधि के? प्रयोगात्मक विधि के। और जो विलियम वुंट हैं वो किस देश से थे? जी हाँ, तो विलियम वुंट जो थे वो आपके थे जर्मनी से। कहाँ से थे? जर्मनी से। और एक और थे विलियम जेम्स, वो कहाँ से थे? तो वो थे अमेरिका से। वो कहाँ से थे? अमेरिका से। विलियम जेम्स अमेरिका और विलियम वुंट जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रेख्याभिक्रम अनेनापि बहुगति, यानी कि आपको जो लेखन रेखीय अभिक्रम है उसके अनेनापी बहुगति अन्य, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं रेखीय अभिक्रमिक विधि जो है उसको अन्य इस नाम से जाना जाता है। व्यवहारिक निबंध सिद्धांत के नाम से, लिखित परीक्षा के नाम से, मानदंड परीक्षा के नाम से या फिर अंतर नियंत्रित अभिक्रमों के नाम से। तो यहाँ पर रेखीय अभिक्रम को जाना जाता है किस नाम से? व्यवहारिक निबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। रेखीय अभिक्रम को व्यवहार निबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और अपनी नौकरी में दोस्तों पेडागोजी सीरीज शुरू करने से पहले कई वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, और आज थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि MP वर्ग 3 के अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप द्वारा, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं MP टेट वर्ग 3 के। जो भी आपको खरीदना है अगर प्रैक्टिस सेट, तो आप कोड यूज कीजिएगा APN50, तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। यानी 299 के प्रैक्टिस सेट हैं तो ये आपको मिल जाएंगे 1499। जिनकी भाषा इंग्लिश है वो इंग्लिश से लगा सकते हैं, जिनकी हिंदी है हिंदी से लगा सकते हैं, और द्वितीय भाषा में इंग्लिश संस्कृत दोनों ऑप्शनल है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस वीडियो में प्रश्न है वो सब PEB के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली जो टीचिंग परीक्षा हुई हैं वो PEB के द्वारा पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे MP टेट ग्रेड 3 के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है जो आपका वो पेडागोजी में ही पूछा है। पेडागोजी देख लीजिए PEB की, हालांकि टॉपिक इसमें ए लिख रहा है पेडागोजी, और ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दे रखी है। एक प्रश्न जो है वो कैंसिल हुआ था, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है प्राथमिक शिक्षा निम्न में से के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है। प्राथमिक शिक्षा जो किसके प्रयास से महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है? डॉक्टर राधाकृष्णन के, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है इन्होंने दिया था क्या? महात्मा गांधी। बल्कि जो बेसिक शिक्षा है वो महात्मा गांधी जी ने कहा था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, जो कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया था। इस वजह से इस क्वेश्चन को जो है कैंसिल करना पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाता? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा योजना जो कि 1937 में दी थी इन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, शायद अब आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, क्लॉज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। क्लॉज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। जो क्लॉज ऑफ फ्रेज है वो किसकी जो अवधारणा है उसकी इकाई है?
तो आपको पता है जो क्लॉज ऑफ फ्रेज है वो किसकी अवधारणा की इकाई है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है वो भाषा की है। किसकी? भाषा की। क्लॉज ऑफ फ्रेज जो है भाषा, जो अवधारणा है भाषा, उसकी इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चढ़ेंगे। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? केस स्टडी या अवलोकन, प्रयोगात्मक या फिर आत्मनिरीक्षण विधि? किसके लिए? संचार प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कौन सी जो प्रक्रिया है वो सबसे अच्छी है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो संचार प्रक्रिया के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी है वो आप उनका क्या करो? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि व्यवस्थित अवलोकन करना है आपको उनका पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित अवलोकन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक जो है 4 पेडागोजी सीरीज का। मानव में जीन इनमें स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में या फिर गुणसूत्र में? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है क्योंकि मानव जीन जो हैं वो किसमें स्थित होते हैं? गुणसूत्र में स्थित होते हैं या क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है छोटी कक्षा के शिक्षक खाली स्थान में अधिक सक्षम होते हैं। किसमें सक्षम होते हैं छोटी कक्षाओं के शिक्षक? शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाने में, अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद करने में या पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में? किसमें जो है वो शिक्षक अधिक सक्षम होते हैं? आपको बताना है। चलिए बताइए। जी हाँ, तो किसमें सक्षम होते हैं? वो होते हैं आपके किसके लिए? छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूलन निर्देश देने में। जो छात्रों के बीच मतभेद होता है उसके लिए अनुकूलन निर्देश देने के लिए जो है वो छोटी कक्षाओं के शिक्षक अधिक सक्षम होते हैं उनकी विभिन्नताओं को अनुकूलित करने के लिए। अगला प्रश्न है एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा जब ऊब जाता है यह निम्न का संकेत है। एक काम कोई बच्चा रेगुलर कर रहा है, जैसे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और ऊब जाते हैं, तो यह किसका संकेतक है? कार्य को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं या बच्चा सीखने में असमर्थ है? जी हाँ, तो अगर बच्चा किसी कार्य को करने में जो है वो ऊब रहा है तो हो सकता है वो कार्य कैसा हो? बार बार वही कार्य जो है वो रिपीट हो रहा हो, यानी कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। इस वजह से बच्चा जो है वो ऊब रहा है या उसको थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, बोरिंग फील कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित है। शैक्षणिक मनोविज्ञान है जो खाली स्थान में अधिगम के साथ अधिक चिंतित है। किसके साथ? औपचारिक वातावरण के साथ, अनौपचारिक वातावरण के साथ, भौतिक वातावरण के साथ या फिर सामाजिक वातावरण के साथ? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न जो है आपको उत्तर दे देगा। कैसे? देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षा आपको कहाँ प्राप्त होती है? आप ये हमें बताइए, कहाँ प्राप्त होती है शिक्षा? शैक्षणिक मनोविज्ञान कहाँ आएगा? जहाँ शिक्षा मिलेगी। शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में। और विद्यालय आपका कौन सा वातावरण है? औपचारिक या फिर अनौपचारिक? तो आप कहेंगे विद्यालय जो है वो आपका औपचारिक वातावरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शैक्षणिक मनोविज्ञान में औपचारिक वातावरण में अधिगम के साथ अधिक चिंतित है। किस वातावरण में? औपचारिक वातावरण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा वह होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है या फिर औपनिवेशक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। तो विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा जो है वो किसको दी जाती है? विशेष जो ज़रूरतें होती हैं वो किन की होती हैं? जो कुछ विशेष अक्षम व्यक्ति होते हैं उनको विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा दी जाती है। ये पीवी में पूछे हुए प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल आप रट लीजिएगा क्योंकि इनके आने के पूरे चांसेस हैं या इन्हीं के इर्द गिर्द से प्रश्न बनते रहते हैं और इससे हमें पता लगेगा कि पीवी प्रश्न पूछ कहाँ से रहा है। चलिए, बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था। प्रश्न को समझिए कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है वो सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1916 में, 1903 में, 1908 में या फिर 1900 में?
तो इसको ध्यान से कीजिएगा, गलत होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का जो है पहली बार प्रकाशन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1916 में। किस वर्ष किया गया था? 1916 में। याद रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है आपका प्रश्न, पद कल्पित प्रयोजनवाद यानी फिक्शनल फाइनलिज्म इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कल्पित प्रयोजनवाद किसके द्वारा किया गया था प्रतिपादित? फिक्शन फाइनलिज्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, एडलर के द्वारा या फिर पावलोव के द्वारा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फिक्शनल फाइनलिज्म है ये प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? एडलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडलर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडलर। क्या हो जाएगा? एडलर। पावलोव ने क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत चूहे पर प्रयोग किया था। फ्रायड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और मन के 3 प्रकार बताए थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी में निम्न द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जो तर्कसंगत भावनात्मक थेरेपी थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कार्ल युंग के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा, ऑरन बेक के द्वारा या फिर अल्बर्ट एलिस के द्वारा? तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी जो प्रतिपादित की गई थी वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? जी हाँ, अल्बर्ट एलिस के द्वारा। तो तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? अल्बर्ट एलिस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? जो स्कूल की शिक्षा में गुणवत्ता है आपको कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए क्या है, ये प्रश्न रहा आपका। और ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण व सीखने से संबंधित सामग्री। आप वहाँ की पाठ्य पुस्तकें देखेंगे, शिक्षण देखेंगे और सीखने से संबंधित जो सामग्री रखी हुई हैं उनको देखेंगे और कहेंगे गुणवत्ता अच्छी है शिक्षा की। या फिर स्कूल में आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाएं, आधारभूत ढांचा जैसे कि बाथरूम की सुविधा, जल की सुविधा, बैठने की सुविधा, हवादार रूम्स की सुविधा, इसको देखकर आप कहेंगे शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है। या फिर विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर कि विद्यार्थियों से कितना बन रहा है, उनको देखकर आप कहेंगे कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता। या फिर कक्षा की व्यवस्था की किस प्रकार से बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं या फिर इधर उधर बैठे हैं, तो किसको देखकर आप कहेंगे कि स्कूल में जो है शिक्षा की गुणवत्ता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर आपको अभी तक तो मिल गया होगा कि विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर देखकर कि विद्यार्थी होशियार है उसको देखकर ही शिक्षा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। दूसरे अर्थ में आप लिख सकते हैं कि किसी शहर के कई स्कूलों की जो है बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। मान लीजिए बोर्ड परीक्षाएं हुई कक्षा 10 की, और कक्षा 10 में किसी विद्यालय ने, मान लीजिए विद्यालय क्रमांक 1 के विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ अंक थे 80% और विद्यालय 2 के सर्वश्रेष्ठ अंक थे 96%। तो शिक्षा की गुणवत्ता हम कहाँ देखेंगे? तो उनका उपलब्धि स्तर जो है ज़्यादा है जिनका, उनकी देखेंगे। तो यहाँ पर 96% का जो उपलब्धि स्तर ज़्यादा है, यानी कि विद्यालय नंबर 2 में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है। चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है? अधिकारवादी शैली के साथ पहचाना जा सकता है। तो देखिए, ऑथोरिटेरियन टीचिंग, अबंध शिक्षक या लोकतंत्रीय शिक्षक या निष्पक्ष शिक्षक या प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक। तो किसके साथ पहचाना जा सकता है कि ये अधिकार बच्चों को जो है वो बता रहा है या अधिकार जब बच्चों के ऊपर प्रतिपादित कर रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। जो निर्देश देगा शिक्षक वही तो अधिकारवादी है, निर्देश दे रहा है उनको कि ऐसा करो ऐसा मत करो, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल टीचर। जो डायरेक्ट जो है बच्चों को निर्देश दे रहा है वही अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक थे। ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा है, खाली वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत बार पूछा है, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी थी? जी हाँ, ये दी थी आपके पावलोव ने। किसने? पावलोव ने। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, स्मृति से संबंधित है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे सिर्फ हिंदी से। यहाँ पे देखिए लिखा है, ये रहे आपके सारे ऑप्शन।
हाँ, अल्पकालीन स्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। जो अल्पकालीन स्मृति है जिसको आप बोलते हैं STM, शॉर्ट टाइम मेमोरी, इनकी क्या विशेषता होती हैं या क्या सत्य है। सीमित क्षमता, सूचना व संक्षिप्त भंडारण, असीमित क्षमता, 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि। तो इनको एक एक करके देखेंगे कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है यानी अल्पकालीन जो आपकी स्मृति है उसमें सीमित क्षमता होती है, यानी एक सही है, एक किस में है तो एक इसमें है और 3 नंबर में भी है। सूचना का संक्षिप्त भंडारण ये भी होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी में, तो अभी चार की ओर आ गए हम। और असीमित क्षमता ये नहीं होती है, ये किस में होती है, ये होती है आपकी दीर्घकालीन स्मृति में। और 20 सेकंड से कम भंडारण की अवधि जो होती है वो भी किस में होती है, अल्पकालीन स्मृति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। और एक किस में मिलेंगे आपको, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है वो पूछे हुए प्रश्न है किसमें, वर्ग 1 में, पेडागोजी से। तो पेडागोजी सभी की एक सी होती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसकी पेडागोजी किस प्रकार की होगी, क्योंकि जो पावलाव हैं वो तो सभी में होंगे, जो स्मृतियां हैं वो भी सभी में होंगी। तो इसलिए इन प्रश्नों को हमें ज़रूर देखना है और डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, पूरा वीडियो देखिए और आपको कहीं भी प्रश्न ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्कस कर रहे हैं PEV के द्वारा पुराने पूछे गए पेपर के पेडागोजी के प्रश्न जो आपकी MP-TET परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। जी हाँ, किस परीक्षा के लिए, MP-TET परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, बुनियादी शिक्षा का विचार खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो बुनियादी शिक्षा है जो किसने दी थी, राधाकृष्णन सर्वपल्ली, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको पता है कि बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो प्रतिपादित की थी किसने, महात्मा गांधी ने। जी हाँ, किसने प्रतिपादित की थी, महात्मा गांधी ने। और इसका एक और प्रश्न बनता है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो महात्मा गांधी ने कब दी थी, तो इसको याद कर लेना मित्रों, 1937 में दी थी। और चौथा प्रश्न ये बन सकता है यहाँ से कि बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो कहाँ पर दी गई थी, तो ये दी गई थी कहाँ पर, वर्धा में। कहाँ पर, वर्धा में। आप नाम लिख लीजिएगा, वर्धा। और वर्धा कहाँ का शहर है, वर्धा जो है वो आपका कहाँ का शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। तो बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया, महात्मा गांधी ने। कब दिया, 1937 में। आगे बढ़ाने का कार्य किया जाकिर हुसैन ने, और इसे वर्धा योजना भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अधिगम के लिए आकलन निम्नलिखित में से खालिस्तान के अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। अधिगम के लिए आकलन में निम्नलिखित में से खालिस्तान के अलावा सभी को ध्यान में रखा जाता है। किसको किसको, छात्रों की अधिगम शैलियों को, छात्रों की शक्ति को, छात्रों के समझ स्तर को और छात्रों की मूल्यांकन की उपलब्धियों को। तो यहाँ पे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का आकलन करना है आपको और एक के अलावा, एक को छोड़कर सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो आपको पता है अधिगम में छात्रों की शैलियों की शक्तियों और समझ स्तर को ध्यान में रखकर ही उनका अधिगम किया जाता है, लेकिन उनकी मूल्यांकन की उपलब्धियों को छोड़ा जाता है। कब, अधिगम के आकलन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज सीखी हुई, प्रश्न है आपका थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। आज सीखी गई बात या सामग्री कल सीखी गई सामग्री को याद करने में अवरोध उत्पन्न करती है, इसे कहा जाता है। जो आज आप बात सीख रहे हैं और जो कल सीखी थी बात, उसको याद करने में जो है वो अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसे क्या कहेंगे, अंतः सक्रिय अवरोध, पूर्वव्यापी अवरोध, अग्र सक्रिय अवरोध या फिर अति सक्रिय अवरोध। तो इसे क्या कहेंगे आप, जल्दी बताइए। कि आज सीखी गई जो सामग्री है वो कल सीखी गई सामग्री को याद करने में जो है अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो इसको कहेंगे आप पूर्वव्यापी अवरोध। क्या कहेंगे, पूर्वव्यापी अवरोध। पहले से व्याप्त है उसको कहेंगे आप पूर्वव्यापी अवरोध। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता है
उसे निम्न में मदद की आवश्यकता है। एक छात्र है जो आक्रामक प्रवृत्ति का है और स्कूल के मानकों का प्रयोग नहीं करता है या पालन नहीं करता है कि क्लास में बैठना है, अच्छे से बैठना है, शोर नहीं करना है, उनका कुछ नहीं मानता और वो कैसा है, आक्रामक है, कुछ बोलने पर वो झगड़ने लगता है, तो उसको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है? ज्ञानात्मक डोमेन की, क्रियात्मक डोमेन की, भावनात्मक डोमेन की या फिर मनोप्रेरणा डोमेन की। तो आपको पता है जो छात्र आक्रामक होते हैं उनकी भावना जो हैं वो उत्तेजित होती हैं, इसलिए उनको भावनात्मक डोमेन की आवश्यकता है। और जो किसने दिए थे? तो ये दिए थे ब्लूम ने। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भावनात्मक डोमेन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। किसको? चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को, सांस्कृतिक प्रभाव का विकास को, या सेंसरी मोटर प्रक्रियाओं के विकास को, या सामाजिक अनुभूति में समस्याओं को। किसको संदर्भित करता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए बताइए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संज्ञानात्मक विकास है वो आपको किसको? मानसिक प्रक्रियाओं से लगा हुआ होता है, तो ये आपकी चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को जो है संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक विकास चिंतन प्रक्रियाओं के विकास को संदर्भित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको 2 मनोवैज्ञानिकों का मिक्स करके बनाया गया है, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा प्रश्न इसको कह सकते हैं। प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को के रूप में समझा जा सकता है। तो द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसका है? स्पीयरमैन का है। और उसमें जो 2 कारक स्पीयरमैन ने बताए थे उस सिद्धांत में जो आपको स्थानिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि को किसके अंतर्गत रखेंगे आपको ये बताना है। अज्ञात कारक के कारण, अमान्य कारक में, विशिष्ट कारक में या फिर बहुकारक में। तो आप किस में रखेंगे? तो आपको पता है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में सिर्फ 2 ही कारक थे, एक सामान्य और एक विशिष्ट। तो सामान्य कारक में रखेंगे या विशिष्ट कारक में रखेंगे? जी हाँ, तो आपको पता है सामान्य कारक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, लेकिन जो अर्जित किए जाते हैं, स्थानिक बुद्धि जो है वो अर्जित होती है। तो अर्जित किए जाते हैं वो जाते हैं किसमें? स्पेसिफिक फैक्टर में, अर्थात विशिष्ट कारक के अंतर्गत जाएगी आपकी स्थानिक बुद्धि। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को किस में रखेंगे? विशिष्ट कारक के रूप में समझा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंटरनेट पर लाइव बातचीत निम्न का उदाहरण है। इंटरनेट पर आप बातचीत कर रहे हैं तो वो किसका उदाहरण है? मतलब वीडियो कॉलिंग से आपकी बात हो रही है तो किसका उदाहरण है? मोबाइल संचार का, दो तरफा संचार का, एक तरफा संचार का, या औपचारिक संचार का? तो देखिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी और इसको अपलोड करूँगा और आप देखेंगे तो वो हो जाएगा एक तरफा संचार। मतलब मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ लेकिन आप अपनी बात मुझसे नहीं कह पा रहे हैं, तो ये तो है एक तरफा संचार। लेकिन अगर आप ऑनलाइन होते या किसी जूम या किसी अन्य माध्यम पर ऑनलाइन होते आमने सामने, जिससे आपकी बात मैं सुन सकता और मेरी बात आप सुन सकते, तो यहाँ पर हो जाता दो तरफा संचार। तो लाइव जो बातचीत होती है ऑनलाइन वो कैसी होती है? दो तरफा संचार के माध्यम से होती है। मतलब दोनों लोग बोल सकते हैं और एक दूसरे का सुन सकते हैं। तो इंटरनेट पर जो लाइव बातचीत है वो दो तरफा संचार का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इनको जूम आउट करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ी सी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शिक्षक को शिक्षण की योजना बनाने के लिए बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? शिक्षक को शिक्षण की योजनाएं बनाना है और उसके लिए उसे क्या करना होगा जिससे उसको अच्छी अंतर्दृष्टि मिले या अच्छी योजना बनाने में मदद मिले? सामाजिक मीट्रिक परीक्षण करे, इससे योजना बनाए तो सही रहेगा, या फिर बुद्धि परीक्षण करे, या फिर व्यक्तित्व परीक्षण करे, या फिर दृष्टिकोण स्केल अपनाए? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसके लिए शिक्षक को जो है शिक्षण योजना बनानी है तो इसकी अंतर्दृष्टि के लिए उसे क्या करना होगा? बालकों का बुद्धि परीक्षण करना होगा कि इनको कितना आता है और किस लेवल पर इनका बुद्धि का विकास हो चुका है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा। मान लीजिए कि उसको योजना बनानी है कि हमें क्लास में टेबल पढ़ानी है, टेबल यानी कि दुनिया या पहाड़े पढ़ाने हैं,
पहाड़े पढ़ाने के लिए उसको पहले पता भी तो होना चाहिए कि इस क्लास में सभी बच्चों से कहाँ तक पहाड़े आते हैं। मान लीजिए 3 तक पहाड़े सभी बच्चों से आते हैं तो वो 4 से शुरू कर देगा, लेकिन अब उसको पता ही नहीं तो वो कहाँ से शुरू करेगा, और 2 से शुरू करेगा तो जिन बच्चों को आते हैं वो नीरस भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षक को बुद्धि परीक्षण का उपयोग करके बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान होगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑपरेट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुकूलन सत्य है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम, या फिर प्रयत्न त्रुटि अधिगम। चलिए बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक जो है वो दृष्टिकोण सही रहेगा। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। क्या कहा था? कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। और जीन पियाजे कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए आपको संज्ञानात्मक विकास पहले करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लूम की वर्ग की निम्न का एक पदानुक्रम संगठन है। ब्लूम की जो वर्ग की है उसमें उसने 3 जो हैं वो क्रम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं उसमें से एक यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको वो ढूंढना है। परीक्षा की तैयारी, पाठचर्या घोषणाएं, संज्ञानात्मक उद्देश्य या उद्देश्य प्राप्ति। तो आपको पता है 3 है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसमें से एक यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा? संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? स्मृति से बहुत से प्रश्न बने हैं वर्ग 1 और 2 में, तो 3 वाले ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना स्मृति को, और इन पेपरों के प्रश्न को जरूर देख लेना। और अगर टाइम नहीं है तो वीडियो में एक डेली डालता हूँ तो उसको देखते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का होता है, बस 15 मिनट में 15 क्वेश्चन। तो किस प्रकार की स्मृति में सामग्रियों को बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? कार्यकारी स्मृति में, अल्पकारी स्मृति में, दीर्घकारी स्मृति में, या फिर संवेदी स्मृति में? जी हाँ, तो बताइए पुनः प्राप्ति के लिए किस में संग्रहित करेंगे? तो आप संग्रहित करेंगे किस में? लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी दीर्घकालिक स्मृति में आप बाद में याद करने के लिए संग्रहित करेंगे, है ना। लंबे समय तक याद रखते हैं जो स्मृति में, उसे लॉन्ग टर्म स्मृति कहते हैं, या इसे द्वितीयक स्मृति भी कहते हैं। याद रखना, प्राथमिक स्मृति कहेंगे अल्पकालीन स्मृति को। स्मृति के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं, एक संवेदी स्मृति, और अल्पकालीन स्मृति, और दीर्घकालीन स्मृति। तो अल्पकालीन जो स्मृति है ये प्राथमिक स्मृति है, और दीर्घकालीन जो स्मृति है वो द्वितीयक स्मृति है, और संवेदी स्मृति जो है वो आप संवेदनाओं से जो ग्रहण करते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के माध्यम से। जैसे कोई गर्म वस्तु आप छूते हैं तो वो आपकी संवेदी स्मृति है, दोबारा आप नहीं छुएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विकर्षण का निम्न तात्पर्य होता है। विकर्षण का तात्पर्य क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान का विपथन, ध्यान का विभाजन, ध्यान की अस्थिरता, या फिर ध्यान की अवधि। तो विकर्षण का क्या अर्थ होता है? विकर्षण जानते हो या ना जानते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जरूर जानते होंगे आप। तो इसका क्या अर्थ होता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि आपका जो ध्यान है वो क्या हो गया है? डाइवर्ज हो गया है, या किसी और तरफ मुड़ गया है, अर्थात ध्यान का विपथन, यानी ध्यान जो है वो दूसरे पथ पर चला गया है, जिस पथ पर उसको रहना चाहिए था उस साइड से मुड़ के वो कहीं और चला गया है। ध्यान तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो क्लास में चल रहा है उसको नहीं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। मान लीजिए क्लास चल रही है आपकी सोशल स्टडी की, और आप सोच रहे हैं बाज़ार के समोसों के बारे में, तो आपका जो है वो पथ क्या हो गया? बदल गया है। तो ध्यान का विपथन या डाइवर्जन ऑफ अटेंशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यंगर चिल्ड्रन कैन लर्न देयर सब्जेक्ट फास्टर इफ दे आर। तो यहाँ पर हिंदी का पढ़ेंगे। छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें, जो है प्रश्न समझना, प्रश्न और आंसर एक साथ नहीं आ रहे हैं। छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए? नियमित रूप से सराहा जाए, या
ठीक से निर्देशित किया जाए या ठीक से अनुशासित किया जाए या फिर नियमित रूप से दंडित किया जाए। तो जहाँ पर ये दंड की भावनाएं आती हैं ये तो शुद्ध नकारात्मक है, इनको तो बिल्कुल सही नहीं कर सकते। ठीक से अनुशासित किया जाए, आप बच्चों पर अनुशासन शासन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। या नियमित रूप से सराहा जाए, नियमित रूप से सराहना भी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो वो जो है उनका विलोपीकरण होने लगता है। तो ठीक से अगर आप उनको निर्देशित करेंगे या उनको सही से जो है मार्गदर्शन करेंगे तो वो अच्छे से सीख सकते हैं छोटे बच्चे, है ना। तो यहाँ पे है जो छोटे बच्चे अपने विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं यदि उन्हें ठीक से निर्देशित करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पर कैंसिल हुआ है। जो पेपर आज करा रहे हैं HS टेट वर्ग 1 की पेडागोजी है, 15 नंबर की जो आती है उसको करा रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, क्यों हुआ कैंसिल देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक सामग्री है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, ग्रीन हरा पटल और LCD प्रोजेक्टर या एक समान पोशाक। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री जो है तीनों है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ग्रीन हरा बोर्ड है और LCD प्रोजेक्टर भी है, लेकिन एक समान पोशाक नहीं है। एक क्वेश्चन कैंसिल होने का जो कारण है वो क्या है देखिए यहाँ पर। इसका राइट आंसर तो हो जाता आपका क्या, एक समान पोशाक, लेकिन कैसे इसको समझिए। आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ टीचिंग एड। क्या हुआ था यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सहायक नहीं है, लेकिन जो हिंदी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से नहीं है वो उसमें नहीं लिख पाया, लेकिन इंग्लिश में था। तो कई कंडीशन में ऐसा होता है कि इंग्लिश हिंदी में अगर मिस्टेक है तो इंग्लिश का माना जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको मिलते हैं। तो कैंसिल होने का कारण यही था कि हिंदी में नहीं है और इसमें नॉट लिखा हुआ था। और इसका राइट आंसर हो जाता अगर प्रश्न बनता इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सहायक नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक समान पोशाक। रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस अवधारणा पर आधारित है। जो रोजर थे उनकी जो ग्राहक केंद्रित थेरेपी है वो इस अवधारणा पर आधारित थी। किस पर आपको बताना है कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है, ये थी उनकी अवधारणा। या फिर उन्होंने कहा था कि मनुष्य अपना स्वयं का काम खुद करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता। या फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। या फिर आदमी एक रचनात्मक, तर्कसंगत, रचनात्मक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए उसे समर्थन की आवश्यकता होती है। तो जो रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी की अवधारणा थी उसमें कहा गया था कि जो मनुष्य है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिशा प्राप्त करता है या दिशा की में काम करता है कि उसे किस दिशा में काम करने से अपने लक्ष्यों को प्राप्ति होगी। किसने कहा था? रोजर ने। तो उम्मीद करते हैं आप ये प्रश्न समझ गए होंगे कि रोजर की जो ग्राहक केंद्रित थेरेपी थी इस अवधारणा का जो आधारित थी वो थी कि सभी मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, साइबरनेटिक्स जो मशीन है वो निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साइबरनेटिक्स मशीन को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जाता है, व्यवस्था के इस्तेमाल द्वारा, बल प्रयोग द्वारा, मानवों के द्वारा या फिर विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली के द्वारा। तो जो साइबरनेटिक्स मशीन है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनियमन और प्रतिक्रिया प्रणाली के द्वारा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये साइबरनेटिक्स मशीन क्या है? कुछ लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुन रखा होगा, तो उनके लिए हम थोड़ा सा टॉपिक हमने साइबरनेटिक्स मशीन का जोड़ रखा है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, लेकिन अभी ये समझ के जाइएगा कि साइबरनेटिक्स में किसको नियंत्रित किया जाता है। जो साइबरनेटिक्स जो मशीन है उसके द्वारा विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब समझते हैं हम साइबरनेटिक्स मशीन क्या है। तो देखिए
साइबरनेटिक्स जो है, साइबरनेटिक्स या कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन, जो साइबरनेटिक्स है एक बुक थी जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, नॉर्मन वीनर के द्वारा प्रकाशित की गई थी 1948 में। और इसके द्वारा जो है प्रयोग इसका सबसे पहले किसने किया था, साइबरनेटिक्स का सर्वप्रथम जो सार्वजनिक प्रयोग किया था वो किया था जोसेफ बिनियमन ने। किसने, जोसेफ बिनियमन ने। और इस पुस्तक का काम क्या है, तो स्वचालित नेविगेशन, एनालॉग कंप्यूटरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तंत्र का विज्ञान में विश्वसनीय संचार के लिए साइबरनेटिक्स का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप साइबरनेटिक्स का जो है वो बुक देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइबरनेटिक्स ये रही आपकी बुक, तो ये है आपकी साइबरनेटिक्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा कि नॉर्मन वीनर के द्वारा लिखी गई है साइबरनेटिक्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ निम्न है। जो संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र है यानी सेंसरी फीडबैक मशीनें, जो उसका क्या आशय है, केवल दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है, सभी मानवों की गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, प्रबलन एक स्व सक्रिय उपकरण है या फिर प्रावलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। तो संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का क्या अर्थ है आपको बताना है। जी हाँ, चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका कि प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ है प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये पीवी के द्वारा पुराने प्रश्न पत्र से प्रश्न लिए गए हैं और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोगों से बन भी जाएगा, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाइप्जिग जर्मनी की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। देखिए यहाँ पर लिप्जिंग जर्मनी का जो शहर था लिप्जिंग, वहाँ पर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कौन सी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, लेकिन कौन सी, प्रायोगिक प्रयोगशाला, औद्योगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला, नैतिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला या फिर प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला। लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में किस क्षेत्र में जो है स्थापित की थी। जी हाँ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और कब की थी, तो 1879 में। कब की थी, 1879 में। किसने की थी ये भी बताइए, विलियम बुंट ने या फिर विलियम जेम्स ने। जी हाँ, तो विलियम जेम्स जो हैं वो तो अमेरिका के हैं, लेकिन जो विलियम बुंट हैं वो जर्मनी के हैं। तो विलियम बुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लाइप्जिग शहर लिखा है जो, इसमें 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, और ये भी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का है। क्यों कह रहे हैं अच्छे लेवल का है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, थॉर्नडाइक और हार्वर्ड गार्डनर। अब पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको बताना है एकाधिक बुद्धिमत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वाटसन ने, जेनसन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर गार्डनर ने। तो ये तो सभी को पता है कि ये 2 तो नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक और गार्डनर में से आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका हार्वर्ड गार्डनर। कौन सा आंसर, हार्वर्ड गार्डनर। क्यों, क्योंकि एकाधिक बुद्धिमत्ता सिद्धांत अर्थात मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का है। और थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, बहुतत्व सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है ना। तो एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। शुरुआत में कितनी बुद्धि के प्रकार बताए थे, आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो में कि शुरुआत में कितने बुद्धि के प्रकार बताए थे और बाद में कौन कौन से इन्होंने जोड़े थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग, जो आप शिक्षण में कर रहे हैं किसका किसका, ऑडियो और विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, शारीरिक गतिविधियों का और भी साथ साथ उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं आपके लिए, शिक्षार्थियों को एक मूड प्रदान करेगा या फिर शिक्षक को आराम और राहत प्रदान करेगा या प्रभावशाली मूल्यांकन को सहज करेगा या फिर अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो आप दृश्य
श्रव्य और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा क्या होगा? शिक्षार्थियों को मोड़ मिलेगा, या फिर शिक्षक को आराम मिलेगा, या फिर मूल्यांकन जो है प्रभावशाली होगा, या फिर अधिगम को बढ़ाने के लिए जो है आप उनकी जो अधिकतम संख्या में विवेक इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ, ऑडियो वीडियो की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, या उनके विवेकों का उपयोग कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूछे हुए प्रश्न हैं मित्रों ये पीवी के, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न देख के जाइएगा। 1 मिनट में एक प्रश्न 1 मिनट से कम में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक निम्न में से महसूस करेगा। देखिए, विद्यार्थियों को कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है और वो प्रश्न कह रहा है आपका कि जो विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो शिक्षक क्या करेगा? क्रोध करेगा, या फिर समय बर्बाद कर रहा है, या छात्रों के लिए दया करेगा, या फिर अलग तरीके से समझाएगा। तो आपको पता है कि अगर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षण त्रुटियाँ हैं, तो वहाँ पर सही करने के लिए शिक्षक को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करनी होगी। तो यदि विद्यार्थियों को समझ नहीं आता है कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है तो शिक्षक को अलग तरीके से समझाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये वर्ग 3 में अलग से मेंशन किया गया है। नन्हे क्या प्रतिपादित किया गया है? नन्हे वैज्ञानिक। तो किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं? स्किनर, रोजर्स, बांडुरा, या फिर पियाजे? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में जो है अपनी सक्रिय समझ विकसित करते हैं। और वर्ग 3 में भी स्पेशल मेंशन किया गया है कि नन्हे वैज्ञानिक। आप सिलेबस को उठा के देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और ये नया प्रश्न है, किसी ने पढ़ भी रखा होगा इस प्रश्न को। आपको बताना है कि जो मराम्बिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? जो निःशुल्क प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा आई थी, कौन सी? मराम्बिका। उसको समर्थन किसने किया था? गिजुभाई बधिका ने, अरविंदो ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर विवेकानंद ने? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, तो जो मराम्बिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा थी उसको समर्थन किया था किसने? अरविंदो ने। किसने समर्थन किया था? अरविंदो ने, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है? ये आपके भाषा कौशल से पूछा गया प्रश्न है, और ये वर्ग 1 और वर्ग 2 में लगभग 10 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 10 बार। तो किसी की भी शिफ्ट में आ सकता है, और इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना। प्रश्न का लेवल भी ये बिल्कुल सरल प्रश्न कहेंगे इसको, लेकिन इसको कठिन हम कैसे बना सकते हैं यहाँ पर हम ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है कि प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है। प्राकृतिक रूप से जो भाषा विकसित होती है वो किस प्रकार से होती है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, या फिर बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको अपना राइट आंसर जो है मिल गया होगा। प्राकृतिक जो भाषा होती है वो कैसी होती है? पहले आपको क्या करना होगा? सुनना होगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और उसके बाद लिखना। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक भाषा का क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको याद भी रखते हैं LSRW के द्वारा, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। अगर इसी प्रश्न में यहाँ पर लिख देता कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा की पहचान क्या है, या मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होता। कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मॉन्टेसरी ने जो है पढ़ने से पहले लिखने को बताया है। किसको? पढ़ने से पहले लिखने को। एक वीडियो में हम इसकी बात कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा, इसका विस्तारित वर्णन किया है। तो मॉन्टेसरी ने बात की थी
कि पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो लिखना है एकमात्र शारीरिक क्रिया है और ये कुछ नहीं, तो पढ़ना जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले लिखना सिखा दो फिर पढ़ना, क्योंकि पढ़ना एक मानसिक क्रिया है। लेकिन अगर प्राकृतिक भाषा की पहचान पूछे तो हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी बहुत अच्छे लेवल का था कि शिक्षण अधिगम मॉडल में 5 ई के सही अनुक्रम क्या हैं। जो शिक्षण अधिगम मॉडल है उसमें आपकी 5 ई बताई गई थी, उसका सही क्रम क्या था? तो आपको बताना था सही क्रम। यहाँ पर देख लीजिए, आप बताइए सही क्रम क्या था। विस्तृत, संलग्न, व्याख्या, अन्वेषण, मूल्यांकन। आप देख लीजिए इसको और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी देखिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत और मूल्यांकन। 5 ई यहाँ पर दे रखी हैं इंग्लिश से, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलबोरेट और एवेल्युएट, है ना। तो ये हो जाएंगी आपकी 5 ई। इसको अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम मॉडल में 5 ई का सही अनुक्रम क्या है। तो इसको इंग्लिश से भी याद रखना है आपको और हिंदी में इनके नाम बदल के आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है आज के वीडियो का और यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है। आपको बताना है वह कौन सा कारक है जिसके कारण अधिगम अक्षमता जो है वो नहीं होती है। व्यवहारिक विघ्न के कारण, भावनात्मक विघ्न के कारण, सेरेब्रल डिस्फेक्शन के कारण या फिर सांस्कृतिक प्रभाव के कारण अधिगम अक्षमता किसके कारण नहीं होगी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक प्रभाव के कारण जो है वो अधिगम अक्षमता नहीं होती है। अधिगम अक्षमता से मतलब पढ़ने में संबंधित अक्षमता, लिखने में संबंधित अक्षमता, कैलकुलेशन में अक्षमता, है ना। तो अधिगम अक्षमता जो है व्यवहारिक विघ्न से होगी, भावनात्मक विघ्न से होगी, सेरेब्रम डिस्फेक्शन से होगी, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव से नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। जो बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान है उसका अर्थ क्या है? बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना, या फिर बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, या फिर बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रियता को प्रमुखता देना, या फिर बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने और नकल करने के लिए कहना। तो आपको पता है अच्छे से इसका अर्थ कि बाल अभिकेंद्रित जो शिक्षा है उसमें बच्चों की आवाज़ों और सहभागिता को प्रमुखता दी जाती है। किसको? बच्चों की आवाज़ों और उनकी सहभागिता को प्रमुखता दी जाती है, यानी बालक को केंद्र में रखा जाता है। बालक की प्रमुखता होती है किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इस प्रश्न में बताना है कि किस जो अवधि में है जो बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। यहाँ पर सीधा पूछा है दल और टोली की अवस्था कौन सी है। तो बाल्यावस्था के बाद बन जाते हैं सक्रिय समूह के सदस्य, या फिर पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। सक्रिय सदस्य किस उम्र में बालक जो हैं वो बन जाते हैं, किस अवस्था में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बाल्य अवस्था में बच्चे, चाइल्डहुड में बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और ये रहा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। थार्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो सिद्धांत हैं उनके अन्य नामों को भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि अभी पिछला वीडियो था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि संयोजनवाद के जनक कौन है, तो वहाँ पर भी थार्नडाइक था। नाम बदल बदल कर आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? थार्नडाइक के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये थे पेडागोजी के प्रश्न जो कि पूछे गए थे पीईबी की पुरानी परीक्षा वर्ग 1 में। जो पेडागोजी के प्रश्न थे, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। भाई क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्या पेडागोजी का भी कोई लेवल होता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ पर वही थार्नडाइक, वही जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव,
मॉस्लो वही है ना सब कुछ, तो पूछे जाएंगे, क्यों नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है पीईवी के प्रश्नों का लेवल पता चलता है, इसलिए हम पुरानी सीरीज को यहाँ पर चालू किए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वर्ग 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न हैं, और चूंकि वर्ग 3 के भी बहुत सारे पेपर बनना है, इसलिए डायरेक्ट पूछे जाने की उम्मीद आपकी हो सकती है किसमें, वर्ग 3 में। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, और काफ़ी लेवल के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, तो इनको डायरेक्ट आप फैक्ट टू फैक्ट याद रखिए, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होने के 90% चांस इसके बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अस्थायी लोक भाषा क्षेत्र को कहा जाता है। जो अस्थायी लोक भाषा क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, मॉर्गन क्षेत्र, ब्रोका क्षेत्र, शेरिंगटन क्षेत्र या फिर बार्निक क्षेत्र। जी हाँ, तो अस्थायी लोक भाषा क्षेत्र को जो कहा जाता है वो मस्तिष्क में होता है, और उसको क्या कहा जाता है, बार्निक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार्निक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है, और आपके पीईबी के द्वारा भी इसको पूछा गया है कि पाठ्य योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण की आलोचना। जो पाठ्य योजना है उसका मूल्यांकन करना है, उसके दृष्टिकोण की जो आलोचना निम्न के आधार पर की जाती है। जो आप पाठ्य योजना बना रहे हैं और उसमें जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी आलोचना इस प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से, उसमें क्या त्रुटि है आपको ये बताना है। यह बिल्कुल संरचित नहीं है, या यह विभिन्न शिक्षण बिंदुओं को एकीकृत करता है, या फिर विद्यार्थियों की पूरी तरह से अनुपस्थित छोड़ दिया जाता है, या फिर यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में नहीं रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पाठ्य योजना का जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना है कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों को जो है वो ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि पाठ्य योजना जो है वो एक साथ कक्षा के लिए बना दी जाती है, और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं और ज़रूरतों को नहीं ध्यान में रखा जाता, कक्षा के हिसाब से बना दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेदों की जो है ध्यान में नहीं रखता है, मतभेदों को। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्य योजना के मूल्यांकन दृष्टिकोण में व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। जो पाठ्य योजना है आपकी उसमें जो मूल्यांकन है उसके दृष्टिकोण में जो व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। प्रत्येक इकाई के बाद आपने कोई पाठ पढ़ाया और उसका दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना है, और उसमें उसके आधार पर किस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। तो आप प्रत्येक इकाई की बात करेंगे, या फिर शिक्षण समाप्त होने की बात करेंगे, या नियमित रूप से शिक्षण के साथ करेंगे, या निर्देश देने से पहले करेंगे। तो पाठ्य योजना में जो आपके व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन है ये आप करेंगे नियमित रूप से शिक्षण के साथ। कैसे करेंगे, नियमित रूप से शिक्षण के साथ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा में शब्द पाठ्यक्रम निम्न का संकेतक है। जो आपका क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम है वो शिक्षा में क्या कार्य करता है। पाठ्येतर गतिविधियाँ अर्थात पाठ से हटकर गतिविधियाँ कराता है, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, या फिर शिक्षण पद्धतियाँ तथा पढ़ाई जाने वाली सामग्री जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है, या फिर मूल्यांकन करता है, या फिर कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री है। क्या है ये, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में जो शब्द है पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, शिक्षण पद्धतियाँ एवं पढ़ाई जाने वाली सामग्री जो है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो पाठ्यक्रम किसका संकेतक है, शिक्षण पद्धतियाँ तथा पढ़ाई जाने वाली सामग्री का संकेतक है कौन, पाठ्यक्रम। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डिस्लेक्सिया से पीड़ित शिक्षार्थियों में निम्न समस्या होती है। जो डिस्लेक्सिया है, एक अधिगम विकार है, उसमें क्या समस्या होती है, व्यक्तित्व विकास विकार होता है, मानसिक विकार होता है, स्वभावजन्य विकार होता है, या फिर पठन विकार होता है। तो अधिगम अक्षमता से संबंधित एक अलग से वीडियो बना है, उसको समझ लीजिएगा कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, बुलिमिया क्या होता है, सब बता रखा है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्लेक्सिया की। तो डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पठन में समस्या होती है। और कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसकी भी ट्रिक बता देते हैं। ये क्या लिखा है आपको पता है, ये लिखा है क्या, लक्ष्य। क्या लिखा है, लक्ष्य। और लक्ष्य को एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, लक्ष्य को एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, लुक्स। ये लिखा है लक्ष्य और इसको पढ़ रहा है वो लुक्स। तो इसमें किस संबंधी समस्या है, उसमें पठन संबंधी समस्या है। डिसलक्सिया में किसकी समस्या आती है, पठन संबंधी, क्योंकि वह लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। तो डिसलेक्सिया में पठन विकार आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रंथि जिसका अनुबंधन
चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूल अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रयोग किया गया के द्वारा प्रयोग किया गया था। मतलब कि पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो किसकी थी? पावलोव की। उसमें किस ग्रंथि पर प्रयोग किया गया था आपको बताना है। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। किस पर प्रयोग किया था पावलोव ने? कुत्ते पर। तो डॉग पर प्रयोग किया था और उसकी किस ग्रंथि पर किया था, तो आपको ये बताना है। जी हाँ, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि पर। और लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि पर जो है वो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि पर, कि भोजन लाने पर उसमें लार का स्त्रावण होने लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जब एक शिक्षक एक मंद दृष्टि शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह में शामिल करता है। जो एक शिक्षक है वो क्या करता है? मंद दृष्टि, जो बच्चा थोड़ा कम देख पाता है, उसको कक्षा में अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ समूह में शामिल कर रहा है। तो वह किसका जो है वो अनुमोदन कर रहा है या किसकी मान्यता के अनुसार ऐसा कर रहा है कि सामान्य कक्षा में एक मंद दृष्टि बालक को भी शामिल कर रहा है? किसके अंतर्गत? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, सभी शिक्षार्थियों को मंद शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करती है, या फिर कक्षा के लिए अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं, या फिर अन्य सभी शिक्षार्थियों को आलस और सुस्त बनाती है, या फिर समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्यरत है। जी हाँ, तो अगर सामान्य बच्चों के साथ मंद दृष्टि, मंद बुद्धि या अन्य बालकों को समाहित किया जाता है तो वो समावेशी शिक्षा अवधारणा के अनुसार कार्यरत है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी व्यवहार के लिए बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद उस व्यवहार के लिए आंतरिक प्रेरणा कम कर देती है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। जैसे कोई व्यवहार आप कर रहे हैं और बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद है, लेकिन उस व्यवहार की जो आंतरिक प्रेरणा थी उसको जो कम कर देती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, बताइए क्या होगा। आवश्यकता पदानुक्रम, अधिक सरलीकरण प्रभाव, अधिक औचित्य प्रभाव, या जैव चक्रीय आवर्तन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब किसी व्यवहार के बाहरी प्रोत्साहन की उम्मीद और उस व्यवहार की आंतरिक प्रेरणा को जो है वो कम कर रही है, तो वो हो जाएगा आपका अधिक औचित्य प्रभाव। क्या हो जाएगा? अधिक औचित्य प्रभाव। कि जो बाहरी प्रोत्साहन को है वो अगर आंतरिक प्रेरणा को कम कर रहा है तो वो कहलाता है अधिक औचित्य प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, शिक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने में मदद करना, या फिर छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करना, या फिर जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना, या फिर पाठ्यक्रम प्रदान करना? चलिए बताइए क्या होगा शिक्षण का उद्देश्य। कक्षा शिक्षण का जो उद्देश्य है उसका अर्थ होता है सीधा सीधा जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना। जिज्ञासु मस्तिष्क विकसित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10, और यहाँ पर है आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया किसकी द्वारा दी गई है? संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है? हाँ बिल्कुल सही, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसे चिंतन के नाम से जाना जाता है और तब होता है जब कोई व्यक्ति कला संबंधी या फिर साहित्य या वैज्ञानिक या प्रायोगिक समस्याओं के संभावित विविध समाधानों के बारे में मुक्त रूप से विचार कर रहा है। तो कई समस्याओं का समाधान जो है वो विविध समाधानों को मुक्त रूप से अगर चिंतन करता है या कई प्रकार से सोचता है तो वहाँ पर आपका कौन सा चिंतन होता है? वहाँ पर होता है आपका अपसारी चिंतन। कौन सा? अपसारी चिंतन। और जब कोई एक ही प्रकार से सोचता है तो वो होता है अभिसारी चिंतन, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अगर विविध समाधानों के बारे में मुक्त रूप से सोच रहा है तो वो होगा अपसारी चिंतन, क्योंकि किसके किसके रूप में सोच रहा है? कला, साहित्य, विज्ञान और प्रयोग। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में जो योगदान देता है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान किस प्रकार से देता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, शिक्षक की समस्याओं को समझने में, पाठ्यक्रम समझने में, या फिर शैक्षणिक समस्याओं को समझने में? तो जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसके द्वारा आप समझते हैं क्या? शैक्षणिक समस्याओं को समझते हैं। किसको समझते हैं? शैक्षणिक समस्याओं को समझते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शैक्षणिक समस्याओं को समझने से है। जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक समस्याओं के समझने के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है।
एक शिक्षक को व्याख्यान यानी लेक्चर में निम्नलिखित में से किसे अपनाना चाहिए। व्याख्यान दे रहा है शिक्षक, उसको क्या अपनाना चाहिए? विस्तारित स्वर, मध्यम स्वर या फिर स्पष्ट एवं उच्च स्वर, स्पष्ट एवं निम्न स्वर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट एवं उच्च स्वर। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि उच्च स्वर क्यों। देखिए, स्पष्ट तो उसको बोलना होगा, ये बात तो आपके मन में क्लियर है। उच्च स्वर इसलिए यहाँ पे लिखा, उच्च स्वर का मतलब ये नहीं कि उसकी क्षमता से ज़्यादा तेज बोलना, नहीं। यहाँ पर उच्च स्वर से मतलब ये है कि पीछे बैठे विद्यार्थी तक भी आपकी आवाज़ जो है वो स्पष्ट पहुँचनी चाहिए। तो अगर शिक्षक व्याख्यान दे रहा है तो आपको स्पष्ट और उच्च स्वर में बोलना होगा ताकि प्रत्येक बच्चे तक आपकी आवाज़ सही पहुँच सके। प्रश्न क्रमांक 13, अधिगम अक्षमताओं वाले बालकों के प्रति निगरानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है उपागम कौन सा है। आपको ये बताना है कि कोई अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चों की जो प्रगति की निगरानी रखना है तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो कई वीडियो में बता चुके हैं कि अगर अधिगम अक्षमताओं वाले बालक हैं और उनके अध्ययन की जो सर्वाधिक प्रयुक्त या निगरानी की सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है वो होती है संरचित व्यवहार अवलोकन विधि। कौन सी? संरचित व्यवहार अवलोकन विधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मेहनती छात्र बार बार कक्षा में परीक्षाओं में असफल हो रहा है। एक कक्षा में छात्र है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, अंत में असफल हो जाता है। इस मामले में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब शिक्षक उसे क्या करे, उसे रियायती अंक दे अर्थात ग्रेस मार्क दे दे। जो जैसे 28 नंबर हैं तो 5 नंबर से ग्रेस मार्क लगा के 32 या 33 नंबर कर दिए जाते हैं, तो वो दे दे, या फिर उसे दंड देना चाहिए, या फिर उसके प्रदर्शन में कमी का कारण का पता लगाना चाहिए, या अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए। तो अगर एक छात्र मेहनत कर रहा है लेकिन वो परीक्षाओं में असफल हो रहा है तो एक शिक्षक को उसके प्रदर्शन में कमी के कारण का जो है पता लगाना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि एक शिक्षक को छात्र अगर परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है तो उसके प्रदर्शन में कमी के कारण का पता लगाना चाहिए। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि पेडागोजी सीरीज का वीडियो नंबर 11 है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकार निम्न पर आधारित होने की सबसे अधिक संभावना है। जो व्यक्तित्व विकार है वो किस पर आधारित हो सकता है? भावनात्मक आघात पर, भावनात्मक आनंद पर, साधारण भावनाओं पर, या फिर शारीरिक स्थिति पर। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व विकार है वो भावनाओं के आघात के कारण होता है। व्यक्तित्व विकार जो है वो किसके कारण होता है? भावनात्मक आघात के कारण होता है व्यक्तित्व विकार। तो ये थे जो पीवी के द्वारा पूछे गए हैं टॉप 15 क्वेश्चन, जो एक डेली वीडियो लेकर आते हैं हम टॉप 15 क्वेश्चन का, जो कि आपके एमपीटेड वर्ग 3 में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेपर बनने हैं तो प्रश्न होने चाहिए हैं, तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, चिल्ड्रन ग्रीन एवं एडम्स ने शालीनता वाले बच्चों को के हस्तक्षेप की समीक्षा करते समय किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया था। तो एल्ड्रेड ग्रीन और एडम्स ने जो है वो ऑटिज्म बच्चों के लिए एक समीक्षा की थी। उस समय एक डिजाइन तैयार किया था और उसका नाम था RCT अर्थात रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अर्थात यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, इन्होंने इसका नाम रखा था। तो एल्ड्रेड ग्रीन एवं एडम्स ने शालीनता के लिए RCT का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, आज एक वीडियो अपलोड किया है पर्यावरण का मास्टर वीडियो, उसमें आप कक्षा 6 की पर्यावरण की पुस्तक को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक हैं। तो आप यहाँ पर जीन पियाजे को देख रहे थे, लेकिन जीन पियाजे यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NL गेज। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो मुख्य प्रस्तावक थे वो थे NL गेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों का स्कूल में खेल खेलने का प्रमुख लाभ क्या होता है। यह उन्हें मजबूत बनाता है, शिक्षकों के कार्य को आसान करता है, यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन बनाता है, या यह समय व्यतीत करने में सहायक होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। किसके द्वारा बौद्धिक जो कौशल है वो परिलक्षित होते हैं? तो जो बौद्धिक कौशल है आपको पता है किसके द्वारा होते हैं? जी हाँ, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा बौद्धिक कौशल परिलक्षित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं तो इनकी दोबारा पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि वर्ग 3 में बहुत सारे प्रश्न बनने हैं, तो ज्यों की त्यों मिल सकते हैं आपको देखने। तो इनको बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए और पूरी सीरीज देख लीजिएगा, क्योंकि आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। भूमिका निर्वाह अर्थात रोल प्ले के दौरान अवलोकन अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक उपयुक्त है? रोल प्ले के दौरान अवलोकन करना है और अभिलेखन करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वीडियोग्राफी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वीडियोग्राफी। अवलोकन और अभिलेखन करने के लिए उसको रीप्ले करके आप उसका अवलोकन करके उसको अंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफी। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? एरिक एरिक्सन का बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों एरिक एरिक्सन से, तो इसको बिल्कुल रट लेना है आप लोग। तो एरिक एरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या है आपको बताना है। विकास का व्यवहारिक सिद्धांत, विकास का प्रणालीगत सिद्धांत, या विकास का एक अनुमानी सिद्धांत, या विकास का एक अवस्था सिद्धांत। जो एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो विकास का एक अवस्था सिद्धांत है, और इसने कितनी अवस्थाएं बताई थीं? 8 अवस्थाएं बताई थीं। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं बताई थीं, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तर्क पर आधारित होता है। तर्क किस पर आधारित होता है? तर्क निम्न पर आधारित होता है। निगमनात्मक तर्क पर, आगमनात्मक तर्क पर, शब्दावली के उपयोग की क्षमता पर, या फिर अपसारी चिंतन पर। तो तर्क जो है वो निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत इसको जो है तर्क आधारित होता है। किस प्रकार से? आप कहेंगे अपसारी चिंतन पर। क्यों नहीं? क्योंकि तर्क के प्रकार हैं निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, अपसारी चिंतन, इस सब तर्क के प्रकार हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो तर्क है वो निश्चित सिद्धांतों, नियमों के आधार पर आप सोचते हैं, इसलिए जहाँ नियम आते हैं वहाँ पर निगमनात्मक तर्क होता है। अगला प्रश्न है, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार ये प्रश्न कम से कम 6 से 7 बार बार पूछा गया है। कितनी बार? 6 से 7 बार। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा ठीक से। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन आपके ये रहे, आपको बताना है कौन सा सही है। संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों के सीखने का मुख्य तरीका है। नाटक आवश्यक है, इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो कहता है कि प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग बच्चों के सीखने का प्रमुख तरीका है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर देख लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण क्रैसमर के व्यक्तित्व रूप से संबंधित है? क्रैसमर के, किसके? क्रैसमर के। अंतर्मुखी, खुशमिजाज, अवसादग्रस्त, या फिर पुष्टकाय। तो क्रैसमर ने जो है क्या बताए थे? पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, यानी पुष्टकाय जो है वो किसने बताया था? क्रैसमर ने बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षक से संबंधित कारक बताना है जो कि किसको प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु में निपुणता, शिक्षक की प्रदान की गई सुविधाएं, या शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर बैठने की उचित व्यवस्था। तो आपको पता है कि जो शिक्षक है अगर विषय वस्तु में निपुण है तो वो शिक्षक से संबंधित कारक होगा। शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं जो विद्यालय से संबंधित होगा, और संसाधनों की उपलब्धता भी शिक्षक से संबंधित होगा, और बैठने की उचित व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए है। तो शिक्षक से संबंधित कारक जो है वो है विषय वस्तु पर निपुणता। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन निम्न को दर्शाता है। तो आपको पता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए कहते हैं परिभाषा भी याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है,
शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह क्या करे, इसे अपनाए। एक विद्यार्थी को शैक्षिक समस्याओं को हल करना है तो एक विद्यार्थी के लिए क्या बेहतर होगा कि इसको अपनाए, थेरेपी को, समूह चर्चा को, ट्यूशन को या फिर मार्गदर्शन को। तो अगर शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना है तो विद्यार्थी को मार्गदर्शन का तरीका अपनाना चाहिए या किसी से क्या लेना चाहिए, मार्गदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह मार्गदर्शन को अपनाए। अगला प्रश्न है, उद्देश्य स्थायित्व विकास किस चरण में सीखा जाता है। उद्देश्य स्थायित्व विकास, यहाँ पर देख लेना, ऑब्जेक्टिव परमानेंस लर्न किस स्टेज में सीखा जाता है। यानी उद्देश्य जहाँ यहाँ पर लिखा है इसका नाम बदल बदल के आता है। ये लिखा है आपका वस्तु स्थायित्व, और वस्तु स्थायित्व आपका किस अवस्था में आता है, जी हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न है आपका, मापन का पहला चरण है। मापन का पहला चरण क्या है। सांख्यिकी विश्लेषण, गुणों की विशेषता की पहचान और तुलना, परिभाषा करना या फिर मानकों का निर्धारण करना या फिर पैमाने की तैयारी करना। तो मापन का जो पहला चरण है वो क्या होगा, जी हाँ, मापन का पहला चरण होगा गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा। क्या होगा, गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा मापन का पहला चरण है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम्य अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है। अधिगम्य कोई बच्चा डिसेबल है तो उसको क्या समस्या हो सकती है। बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या, मनः दशा अस्थिरता संबंधी समस्या, असंबद्ध विकास समस्या या ध्यान बंटने संबंधी समस्या। तो जो एक अधिगम्य अक्षम बच्चा है उसको क्या समस्या होगी, बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या उसको हो सकती है बालक को, है ना। तो इस प्रकार की समस्याएं बालक को हो सकती हैं। तो